आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है नैब के किरदार पर सवालात, सियासी क़यादत का इत्तफाक, कानून साजी में रुकावट क्यों, पीडीएम एक बार फिर मुतहर्रिक, कौन उठाएगा फायदा, किसको पड़ेगा फर्क, एमडी कैट पीएमसी का गैर जिम्मेदाराना किरदार, मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़। और फिर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल पाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एहतसाब के तरीक़ाकार पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। सियासतदानों, कारोबारी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में डॉक्टर डिंशा और जमील बलोच की जमानत के केस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब और आपके सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत मौजूदा केस में नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 20 माह से एक बंदा जेल में है जबकि मरकजी किरदार आजाद घूम रहे हैं। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जिन लोगों ने ताउन नहीं किया या प्ली बार्गेन की दरखास्त नहीं की है उन्हें गिरफ्तार किया है। नैब प्रोसिक्यूटर के जवाब में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। अदालत का कहना था कि कोई मामूली इल्जामात पर गिरफ्तार हो जाता है तो कोई संगीन जुर्म करके भी आजाद घूमता है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कई मुल्जिमान की 2.5 साल बाद रेफरेंस दायर न होने पर जमानतें हुई हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए। नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा है। नैब के 1 साल से मुल्जिमान की प्ले बार्गेन दरखास्तों पर फैसला क्यों नहीं किया। न सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदियाल बल्कि जस्टिस सजाद अली शाह ने भी नैब के जानिबदाराना रवैये पर सवालात उठाए। उन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से गिरफ्तारी में जल्दबाजी पर भी रिमार्क्स दिए। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि नैब का यह रवैया जानिबदारी जाहिर करता है। नैब का तरीकाकार इसकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। सिंध में पैसा जिन 2 अफराद को जाता है वो सबको मालूम है। जस्टिस सजाद ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि एक बड़े आदमी को मोटरवे पर गिरफ्तार कर लिया जाता है जैसे वो कहीं भाग जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस पर जवाब दिया कि उस शख्स को नैब ने नहीं पकड़ा था। जस्टिस सजाद ने कहा कि चेयरमैन नैब और आपके सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। जिन मुल्जिमान को पकड़ा गया है वो कठपुतली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 मुल्जिमान में से 2 के अलावा दीगर के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजूहात नहीं बताई गई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लंदन में बैठकर प्ली बार्गेन करने वाले की कानूनी हैसियत बताने से कासिर रहा है। अब नैब के हवाले से अदालत आलिया ने पहली मरतबा रिमार्क्स नहीं दिए हैं बल्कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया है। इसी तरह आलमी इदारों ने भी कौमी एहतसाब ब्यूरो के किरदार पर शकूक का इजहार किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो पर कयाम से लेकर अब तक जो सवालात उठाए जा रहे हैं, नैब का एहतसाब क्यों नहीं किया जा सकता। नैब अफसरान सवाबदीदी इख्तियारात के जरिए अपनी मर्जी के अफराद को गिरफ्तार क्यों करते हैं। नैब का इंक्वायरी का तरीकाकार मशकूक ज़ेरे हिरासत अफराद पर गैर जरूरी दबाव क्यों डाला जाता है। नैब कवानीन में जमानत का ऑप्शन क्यों नहीं है। नैब मुल्जिमान की गिरफ्तारी में जल्दबाजी क्यों करता है। नैब के इन्हीं रवैयों के बाइस ताजर बरादरी सरमायाकारी से गुरेज आए। ब्यूरोक्रेट्स गैर एलानिया कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। फाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। तरक्याती काम रुके हुए हैं। नैब के रवैये में तब्दीली के लिए कवानीन में तरामीम है लेकिन सवाल पैदा होता है कि नैब कवानीन में तरामीम होंगी कैसे। ऑपोजिशन जमातें गुज़श्ता 2.5 साल से नैब कवानीन में तरामीम का मुतालबा कर रही हैं। भाई सवाल यह है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहाँ पे रहते। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। जनरल लोग भी आते रहे जिनके साथ नैब के साथ ज्यादती होती रही, टारगेट किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, लिटरली एक्सटॉर्शन की गई। प्ली बार्गेन के नाम पे लोगों से पैसे जबरदस्ती लिए गए। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म कर। ऑपोजिशन जमातों ने नैब कवानीन में तरामीम का मुसव्वदा पेश किया। हुकूमत ने इन तरामीम को ऑपोजिशन की जानिब से NRO के मुतरादिफ करार दिया। हालांकि खुद हुकूमत भी नैब के कवानीन से नाला है। वज़ीर आज़म की कारोबारी अफराद को बार बार यकीन दहानी के बावजूद नैब की रविश में कोई तब्दीली नहीं आई। उनकी खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकला ही है और नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। मैं नैब को भी कहता हूँ कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुँचाओ। नैब
के ऊपर पिछले 10 सालों में खासकर उसके कवानीन के अंदर तब्दील करने की बहुत सारी ख्वाहिशें भी थी, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें जो थी वो बदनीति पर मबनी थी। मौजूदा जो निज़ाम है एहतसाब का, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सारे का सारा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चंद अफराद के एहतसाब पर तो उंगलियां उठ रही हैं, इसके अलावा सियासी और कारोबारी शख्सियात को हिरासा भी किया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंट जैसा सुप्रीम इदारा भी नैब के सामने बेबस क्यों है। नैब में इस वक्त 1300 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। क्या इन रेफरेंसेस का फैसला हो पाएगा? क्या सेनेट कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ तहकीकात कर सकती है? नैब की हिरासत से रिहाई पाने वाले अफराद का अजाला कैसे मुमकिन है? क्योंकि इस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नसीर वाला नैब के खिलाफ तबले जंग बजाए हुए हैं। इस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हालिया दौर में आपने बैक टू बैक अगेंस्ट नैब प्रेसेस दिए हैं और बड़े तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब से लेकर। ये बताइएगा कि ये सिर्फ आपके रिजर्वेशंस हैं या तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ऐसे ही सोचती है और हम ख्याल है सलीम मांडवी वाला साहब की? जी, सारी बिजनेस कम्युनिटी जी इसी तरह सोचती है और सारी बिजनेस कम्युनिटी इन इश्यूज के ऊपर, इसीलिए फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स में कमेटी बनाई गई थी कि जितने नैब के केसेस आएंगे वो उस कमेटी में आएंगे बिजनेसमैनों के, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि उन्होंने क्या करना है। बट नैब ने वो कमेटी दिखाने के लिए तो बना दी, एक केस भी नहीं आया उसमें और एक ड्रामा पूरा किया गया। और अब बिजनेसमैनों को रियलाइज हुआ है कि जी ये तो बजाय कुछ करने के नैब, ये तो सिवाय बिजनेसमैनों की अकाउंटेबिलिटी और बिजनेसमैनों की जिसको कहते हैं आप शामत आई हुई है, और इनको कहीं और से कोई पैसा मिलता नहीं है, तो ये बिजनेसमैनों को पकड़ते हैं, उनको डिटेन करते हैं और उनसे जबरदस्ती प्ली बार्गेन कराते हैं। मैंने इसीलिए अब जो हमने सेनेट में मूव की है, हम इनसे डिमांड करेंगे कि प्ली बार्गेन इन्होंने कितने लोगों के साथ की है, किस किस के साथ की है, कितने की है, वो हमें जरा तो ये प्रेजेंट करें। तो अच्छा मांडवी वाला साहब, मैं इस पे आता हूँ। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी की एक मीटिंग आर्मी चीफ से भी हुई थी, उनसे मिले थे, जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिजनेस कम्युनिटी की एक मीटिंग में कहा था कि बिजनेस कम्युनिटी अब इंसुलेट हो गई है, यानी बिजनेस कम्युनिटी को जो है अब वो तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाएंगे और नैब उस तरह से जो है ना वो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। तो क्या उसके बाद भी बिजनेस कम्युनिटी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, रिजेंटमेंट है उसके बावजूद? उसमें जी ये हुआ कि अगर वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता तो आज बिजनेसमैन फ्री हो जाता फ्रॉम द नैब ग्रिप एंड नैब कंट्रोल। मगर क्योंकि वो पास नहीं हुआ, उसमें ऑपोजिशन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो चाहते थे कि सिर्फ बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाए, अक्रॉस द बोर्ड लाया जाए, जो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू सही थे, मगर कोई कंसेंसस नहीं हो सका। तो जब कंसेंसस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो बिल वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। तो लैप्स करने के बाद नैब फेल्ट के जी अब तो हम दोबारा वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हम फिर वही काम करना शुरू कर दें। नहीं, मुझे याद है जब इमरान खान साहब ने कहा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि नैब हमें बिला वजह तंग करता है, तो उसमें एक तासुर मिला ऑपोजिशन को कि शायद ये ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब अपने दोस्तों के लिए लाना चाहते हैं, जिसके बाद ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए अगर बिजनेस कम्युनिटी खतरे में है तो फिर ऐसी सियासतदान भी तो रगड़ा खा रहे हैं नैब का। देखिए, सियासतदान तो हर जगह रगड़ा खाता है जी, सियासतदान का तो पाकिस्तान में काम ही रगड़ा खाना है, सियासतदान का मसला नहीं है। देखिए, सियासतदान की तो अकाउंटेबिलिटी हर जगह होती है, इलेक्शन कमीशन में होती है, एफपीआर में होती है, एफआईए में होती है, पुलिस में होती है। सियासतदान कहाँ अकाउंटेबल नहीं है, आप मुझे ये बता दें। मगर द पॉइंट इज कि इसके एम्बिट में, सियासतदान के एम्बिट में, ब्यूरोक्रेट के एम्बिट में कौन रगड़ा जा रहा है? सिविल एक पाकिस्तानी रगड़ा जा रहा है, एक बिजनेसमैन रगड़ा जा रहा है, एक नॉर्मल आदमी रगड़ा जा रहा है, क्योंकि दे आर इजी जिसको कहते हैं ना टारगेट्स, उनको उठाया, उनसे प्ली बार्गेन की, उनको छोड़ दिया। यकीनन आपका ताल्लुक क्योंकि ईवान बाला से है, आप डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, आप चेयरमैन नैब को यकीनन बुला सकते हैं। आपकी मुलाकात हुई थी चेयरमैन नैब से, उसका क्या आउटकम निकला? बिल्कुल यही हुई थी और मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको दोबारा कहे और मैं 1.5 साल से उनको लेटर्स लिख रहा हूँ। ये आज देखें, लोग इस मिसकंसेप्शन में है कि पता नहीं क्योंकि नैब मेरा केस चला रही है। मैंने उनको कतई नहीं कहा कि आप मेरा केस वापस लें, आप बिल्कुल चलाएं, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा।
मगर मैं उनको 1.5 साल से अपने लिए नहीं लिख रहा, मैं उनको लिख रहा हूं लोगों के लिए जो नैब जिसको विक्टिमाइज कर रही है। अब मुझे बताइए कि आप इसको कैसे प्रॉब करेंगे और नैब ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप कैसे कार्रवाई करेंगे? आप लोगों से कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स अगर है तो वो हमारे पास भेजी जाए। बिल्कुल जी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास हर किस्म की पावर्स हैं कमेटी के पास किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई करने की, और हम करते हैं। हमने एफपीआर के खिलाफ कार्रवाई की है, हमने दूसरे लोग जो पुलिस के खिलाफ जहां जहां लोगों की कंप्लेन आई है हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। नहीं, इन डिस्क्रिपेंसीज को चेक करने के लिए ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए होती है ना, कि नैब का एहतसाब जो है वो किस तरह से होगा, मतलब इसके लिए भी मॉडल बनाना पड़ेगा ना कि एहतसाब के इदारे का एहतसाब कैसे करें। जनरली उस तक बात आती नहीं है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक। आप एक सब कमेटी बनाते हैं, ये मैं कर चुका हूं फाइनेंस कमेटी में, जो इन लोगों की कंप्लेन आई थी उसकी एक सब कमेटी बनाई 3 सेनेटर्स की, उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की। अगर हमें एक्स रिटायर्ड लोग बुलाने पड़ते हैं हम उनको बुलाते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल बुलाना पड़ता है हम उनको बुलाते हैं, और हम बड़ी अक्रॉस द बोर्ड इन मीडिया, नॉट इन क्लोज डोर्स, मीडिया को बिठा के इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा मांडीवाला साहब, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर इस वक्त एक हीटेड डिबेट जारी है सेनेट इलेक्शंस को लेके, और हुकूमत उसमें कोई कानून साजी भी चाहती है, ऑपोजिशन मदद नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई लेने जा रहे हैं वो आर्टिकल 186 के तहत, और फिर शो ऑफ हैंड्स वाला मामला है। इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं, और फिर शो ऑफ हैंड्स के लिए जो आईनी तरमीम है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया हुकूमत से, व्हाट इज योर कॉमेंट ऑन इट सर? देखिए जी, मेरा तो कमेंट ये है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाना, ये करना, वो करना, दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नहीं समझता कि ये अच्छी चीज है। पार्लियामेंट्री इशू है, पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोसीजर चेंज करना चाहते हैं आप पार्लियामेंट में लेके आएं, पास करें, लॉ को पास करें और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करें। एज ऑफ टुडे सेनेट के इलेक्शन टाइम पे होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन प्रोसीजर है उसी के तहत होंगे। आप इलेक्शन कमीशन से बात कर लें, वो भी आपको यही कहेंगे। लेकिन आपको पता है सर, पार्लियामान तो इस वक्त अमली तौर पर मफलूज दिखाई दे रही है, ना ही ऑपोजिशन बैठने को तैयार है, ना ही हुकूमत बैठने को तैयार है। तो फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे चलेगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? वो भले नैब में तरमीम हो, वो भले ये आईनी तरमीम लाने का मामला हो 224 के अंदर, या दीगर मामला, तो जब ऑपोजिशन और हुकूमत बैठेगी नहीं और पार्लियामान प्रैक्टिकली अमल ही नहीं करेगी, चलेगी नहीं, तो फिर मुल्क कैसे बढ़ेगा? मांडीवाला साहब देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, तरीकेकार हैं, वो जो भी हुकूमत होती है वो ऑपोजिशन के, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑपोजिशन के साथ बैठे। अगर ऑपोजिशन नहीं बैठ रही तो आपको यू हैव टू फाइंड वेज। देखें, हमारा रोल तो यही है कि हम गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को कोशिश करके बिठाएं, उनको जो मसाइल हैं लेजिस्लेशन के, जो मसाइल हैं विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं ये लास्ट 2.5 साल करता रहा हूँ, मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा हूँ कि जो चीज जो लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है उसमें गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड हो, अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो, और उसमें सियासत हम ना करें। और मैं आपको बताऊं, कई लेजिस्लेशन ऐसी हुई है जिसके अंदर ना अपोजिशन ने सियासत की है ना गवर्नमेंट ने सियासत की है। तो मैं ये समझता हूं कि, और ये कोई नई बात नहीं है जी, दुनिया में ये होता है, दुनिया में ये होता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के कितने भी इख्तिलाफात हो, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में लेजिस्लेशन है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम है, उसमें हमेशा दे सिट टुगेदर एंड दे स्टैंड टुगेदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पीडीएम 2 दिन बाद मुतहर्रिक क्यों हो गई है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। लाहौर जल से इस्तीफों और पार्टी इजलासों के बाद सेनेट के कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान किया गया। हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन जमातों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इस दौरान पीडीएम की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया।
आज 2 अयाम के बाद एक बार फिर ऑपोजिशन जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंचे हैं, जहां उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक से टेलीफोनिक राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ है, यानी राब्ते हो रहे हैं। उधर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के इकदामात को हदफे तनकीद भी बनाया। एक अब इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट का है, वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा, उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। हो सकता है कि आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रोह से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? आपने देख ही लिया होगा कि मुझे इनसे कितना खतरा है, मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। इस वक्त पीडीएम क़यादत के सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज स्पीकर कौमी असम्बली को अपने इस्तीफे जमा कराना है, जिस पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका है। ताहम आज इस मामले पर मरियम नवाज शरीफ ने हुकूमत को चैलेंज किया है कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवाएगी तो हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते, बाई इलेक्शन। और अगर आप बाई इलेक्शन देखें, पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? अब दूसरा चैलेंज सेनेट इंतखाबात का इनेकाद है और शो ऑफ हैंड्स तरीकाकार है। पीडीएम की 2 बड़ी सियासी जमातों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस मामले पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो ऑफ हैंड को छोटी जमातों के साथ जुल्म करार देती है, जबकि मरियम नवाज शरीफ इसकी हामी दिखाई दी है। इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। बातें भी उनके हलकों से सामने आई हैं कि वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के साथ होगी। इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को सबूताश किया है। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है। मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके जबरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दे। अब मरियम नवाज सेनेट में तो शो ऑफ हैंड्स की हामी है ही, साथ ही उन्होंने कैप्टन सफदर के मामले पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को गैर जरूरी करार दिया है। मरियम नवाज ने ISPR की जानिब से जारी रिपोर्ट ही को काफी करार दिया है। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया, उसने मियाँ नवाज शरीफ और पीडीएम के बयानिए को मजीद तकवीत भी दी, उस पर मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट्स कौम के सामने हैं, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि पीडीएम की जानिब से दिफाई अंदाज इख्तियार किया जा रहा है। मरियम नवाज इस यकीन के साथ अपनी सियासी इनिंग्स खेल रही हैं कि हुकूमत अपनी गलतियों के बायस खत्म हो जाएगी। क्या नायब सदर मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी कराई गई है या वो खुद एतमादी का शिकार है? मरियम नवाज अगर शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं है तो फिर इसकी मुखालिफत क्यों कर रही हैं? कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के मामले पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को गैर जरूरी क्यों करार दिया गया है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन को पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस शायद यही वजह है कि संजीदा नहीं ले रही? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे। इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें शो ऑफ हैंड्स तरीका इंतखाब से कोई इख्तलाफ नहीं है। उनके यहाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस तरीके इंतखाब से कोई इख्तलाफ नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मरियम साहिबा ने तो आज ये बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग होने वाली है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे जो है वो गौर करेगी। लेकिन इसमें एक तरीकाकार ये है कि आप सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड किस तरीके से होंगे। देखें, सेनेट में आपको भी पता होगा और बाकी कोलिग्स को भी पता होगा कि सेनेट में जो है वो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद लेडीज की और टेक्नोक्रेट की और बाकी चीजें। तो ये तो अभी तक तो हुकूमत को ने ये चीज अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस चीज में बयान नहीं की कि वो प्रायोरिटीज किस तरीके से मेंबरान पार्लियामेंट जो है या सूबाई समिति उस हवाले से तो आज खालिद जावेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कह दिया कि असल में सीक्रेसी ऑफ द बैलेट है, वो नहीं होगी, ओपन बैलेट होगा। यानी उसमें ये होगा ये कि वोट के ऊपर वोट कास्ट करने वाले का नाम मेंशन होगा ताकि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो सके। हाँ, तो मतलब है कि वो सीक्रेसी खत्म हो गई जो कि माजी में होता था, जिसमें अगर आप
देखें तो कुछ ऐसे इलेक्शंस हैं जिस पे जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग होती थी। तो अब जो है वो सीक्रेट बैलेट, जैसे अभी आप देखें चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी रिसेंटली हुआ, तो इस तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो, तो देखिए चीजें जो हैं, यानी ये समझा जाए गुनी साहब कि आपको इस तरीके इंतखाब से इख्तलाफ है बुनियादी तौर पे? नहीं, मैं जाती राय दे सकता हूं, लेकिन मेरी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होनी है, उसमें हमने इस पे डिबेट करनी है, उसके बाद जो है आपकी जाती राय क्या है गुनी साहब? मेरी जाती राय ये है कि जो चीज आइन में है उसी चीज को मेरे ख्याल में रहना चाहिए। अगर ये फजा चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू जॉइन इट? मतलब इस पे ऑपोजिशन क्यों नहीं बैठ जाती और पार्लियामान के अंदर इस मसले को हल करे ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस से आगे बढ़े, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो हमारे जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। अब तहरीक इंसाफ को पता है कि उनके एमपीएस ने उनको वोट नहीं करना, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। इनसे बहुत से एमपीएस जो हैं और एमएनएस जो है खफा हैं, जो इनके हक में वोट नहीं करेंगे। अब उनको ये डर है कि हमारे एमपीएस और एमएनएस बगावत ना कर जाएं, इसके लिए वो इनको ये रिफॉर्म्स नहीं, क्या उनके एमएनएस और एमपीएस आपसे राब्ते कर रहे हैं? आपसे कोई राब्ते में है? वो चाहता है कि इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के जो पलड़े में अपना वोट डाला जाए? क्योंकि होता तो ये कि जो हुक्मरान जमात होती है, जो तगड़ी होती है, अमूमन ऑपोजिशन के सेनेटर्स उस तरफ जाते हैं। हमारे साथ बहुत से एमपीएस और एमएनएस राब्ते में हैं। एमपीएस तो खास तौर पर हमारे साथ राब्ते में है, हमारा उनके साथ राब्ता भी है। देखिए कुनी साहब, जहां तक सेनेट इंतखाब का मामला है ना सर, 9 फरवरी तक जो है आईनी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकता है, यानी मिनिमम भी अगर कराना चाहते हैं जल्द अज जल्द भी तो 9 फरवरी की डेडलाइन है। अगर हुकूमत चाहती है इस तरफ और इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तो फिर आपका जो है इसके ऊपर हिकमत अमली स्टांस क्या होगा? हमारी बहुत जल्द सीसी की मीटिंग है और उसमें हम अपना स्टांस जो है उसको वाजे करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है। मेरा स्टांस नहीं हो सकता, मेरी पार्टी का जो स्टांस होगा वही मेरा। तो इस्तीफों का बम कब चला रहे हैं सर? मेरी जो बात होगी वो मैं पार्टी के अंदर करूंगा कि उसके ऊपर मेरा क्या स्टांस है, और फिर पार्टी फैसला करेगी, और जो फैसला पार्टी करेगी वो मेरा स्टांस होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे। इस सारे मामले पर हुकूमत कहाँ खड़ी है जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि एक तो सेनेट इंतखाबात आप कबल वक्त चाहते हैं, जो कि यकीनन इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो स्केजुअल करे कि इंतखाबात कब होने हैं। दूसरा ये कि आप शो ऑफ हैंड के जरिए से सेनेट इंतखाबात चाहते हैं, जिसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है, आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। तो ऑपोजिशन ये पूछती है कि आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो गैर आईनी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन खुद तो वोट को इज्जत दो का नारा देकर निकली है, और जब हम वोट को इज्जत देने की रियल मानों में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आता है वो इसी ऑपोजिशन की तरफ आता है। आप सबसे ज्यादा जो मैं इस वक्त आपसे जो बात ही करना चाह रही हूँ, मरियम बीबी के अपने फादर ने 2015 के अंदर एग्जैक्टली यही बात की थी। तब तो मरियम बीबी को कुछ याद नहीं था। यानी आज जिस तरह का ड्रॉन अटैक उन्होंने पूरी पीडीएफ। अच्छा चले, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। 2015 की बात आपने की। 2015 में एक कानून बना था फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, और उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि किसने किस तरफ अपने किस पलड़े में वोट डाला है। तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से अगर कानून ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है तो आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? और इसी कानून के तहत 20 एमपीएस को आपने भी निकाला है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी आपकी बात को लेते हुए चलूं तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 224(3) वो ये अलाउ करता है कि एक तो हम सेनेट के इलेक्शन 30 डेज से पहले, यानी एक्सपायरी टर्म से 30 डेज पहले हम ये करा सकते हैं। इट्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ आईनी माहिरीन का कहना है कि 30 डेज आफ्टर की बात हुई है उसमें, कि जब उनका रिटायरमेंट पीरियड होता है, जब रिटायर होते हैं तो उसके 30 रोज बाद आप करा सकते हैं। क्लॉज पढ़ के बता देती हूँ, मैंने रेफर कर दिया है, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने सिर्फ उसका रेफरेंस दिया। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात भी अनाउंस कर दिए हैं, तो ये जो बाई इलेक्शंस होना है वेकेंट सीट्स के ऊपर, उसके लिए भी टाइम तो दरकार होगा ना। 9 फरवरी को तो फिर भी नहीं करा सकते आप। साहब यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि जी हम तो इस्तीफे लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा है कि जी आप बाय इलेक्शन कराएं। तो मतलब इनको ये देखें कि ये इनको अपनी ही बात के ऊपर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। नहीं देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना तो बहुत जरूरी है ना सेनेट इलेक्शंस के लिए, अदरवाइज आपके लिए भी कानूनी पेचीदगी बननी थी कि सेनेट इंतखाब कैसे करा रहे हैं आप बाय इलेक्शंस के बगैर। मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट द 3 सीट, ये 3 सीटें हैं, और इसीलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरफ तो ये डेडलाइन दे रहे हैं। 3 सीटें तो सिर्फ सिंध असेंबली की है ना, बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज की भी सीटें हैं, फिर 2 नशिस्तें कौमी असेंबली की हैं, कुल 6 नशिस्तें आलिया साहबा।
जी मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि 3 नेशनल असेंबली की सिर्फ सीट्स हैं और उसके बाद ये ऑपोजिशन तो कैसी हमारे इस्तीफे लेने निकली है। मुझे तो यही हैरत होती है, इस्तीफे ये हमारे लेने निकले थे, खुद इस्तीफे देना शुरू कर दिए। अच्छा चले, अगर सेनेट इंतखाब से पहले ऑपोजिशन इस्तीफे दे देती है, सारी ऑपोजिशन मुस्ताफी हो जाती है, आप ये कहते हैं बाय इलेक्शंस कराएंगे, तो बाय इलेक्शन जो है वो रातों रात तो नहीं हो सकते, उसके लिए भी टाइम तो रिक्वायर्ड होगा ना। देखें बाय इलेक्शन 90 डेज का टाइम होता है, 90 डेज में अगर एक सीट के ऊपर होगा, बाकी तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है पूरा है। यहाँ पर तो अपोजिशन इस्तीफे देने को तैयार है, ये हम तो कहते हैं ये इस्तीफे जहां जहां के देंगे हम वहां भी बाय इलेक्शन कराएंगे, हम तो एक एक सीट पे बाय इलेक्शन कराने को तैयार है, हमें तो किसी किस्म का कोई डर मरियम बीबी ने भी कहा ना कि 500 नशस्तों पे कैसे बाय इलेक्शन कराएंगे, उसके लिए ऑब्वियसली एक लॉजिस्टिकली भी एक पूरी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। मुझे ये शो ऑफ हैंड्स वाले मामले पे बताया ना, सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक ये जो शो ऑफ हैंड्स वाला मामला है, मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि असल में हुकूमत घबराई हुई है, इनको अपने एमपीएस एमएनएस के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुने, हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए, अगर हम घबराए हुए होते तो हम तो इन्हें कह रहे हैं लाएं इस्तीफे, हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इलेक्शन कराते हैं, हमें किस चीज की घबराहट है? घबराहट तो इसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने भी कहा है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए तो इंतखाब हो ही नहीं सकता है, मतलब वो इसलिए नहीं हो सकता है कि ऑब्वियसली एक एमपी या एक एमएनए को एक वोट नहीं देना होता, मुतादिद नशिस्तों के ऊपर वोट देने होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट बैलेटिंग की जगह ओपन बैलेटिंग हो सकती है कि एक चिट जो आप डालते हैं वोट के लिए उसके ऊपर नाम लिख दें कि ये कौन जो है वोट कास्ट कर रहा है। मुझे ये बताया ना, फिर पीटीआई उससे पहले जो ड्रम बीटिंग कर रही है शो ऑफ हैंड्स का, तो बैठ के एक पेज पे तो आना चाहिए, कंसेंसस तो करना चाहिए कि असल में कराना क्या चाहते हैं। शो ऑफ हैंड्स से तो सेनेट इंतखाब हो ही नहीं सकता। सिर्फ मेरी एक बात सुने, खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा जी नेशनल डायलॉग हो सकते हैं इनकी करप्शन केसेस के अलावा। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि जी हम तो आपसे इस्तीफे लेने आए हैं, एक तरफ ये ज़िम्नी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन में रुजू करें, दूसरी तरफ इन्हें शो ऑफ हैंड का प्रॉब्लम है, कौन सी वोट को इज्जत दो। यही तो मैं बता रही हूँ कि इनके अपनी सारी स्टेटमेंट्स में किस कदर कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि एमटी कैट के स्टूडेंट्स अपने नताइज से गैर मुतमईन क्यों हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन को अपनी नाअहली और जिद्दीपन की वजह से नफ्सियाती मरीज बना दिया है। साल हर साल से मुल्क में राइज मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के एंट्री टेस्ट मुतल्लिका इदारों की तरफ से ऐसन तरीके से सरअंजाम दिए जा रहे थे, मगर पीएमसी ने अपनी धौंस जमाने के लिए पूरे राइज शुदा निज़ाम को मफलूज करके मुल्क भर में एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया, जिसने उसी वक्त से शदीद शकूक व शुबहात पैदा कर दिए थे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जारी नताइज में हाजिर उम्मीदवारों को गैर हाजिर, जबकि उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम भी गलत दर्ज किए गए। एंट्री टेस्ट देने वाले कई उम्मीदवारों को नताइज में गैर हाजिर लिखा गया है। रवा साल एंट्री टेस्ट के बाद उम्मीदवारों को पहली बार कार्बन कॉपी नहीं दी गई, जिससे तलबा पेपर खुद चेक करने की सहूलत से महरूम रहे। इसी तरह पेपर में 14 सवालात आउट ऑफ सिलेबस आने का भी इंकशाफ किया गया है। कई तलबा के रोल नंबर्स के सामने फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया है। तलबा और तालिबात के एहतजाज के बाद पीएमसी ने नताइज वेबसाइट से तो हटा दिए हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि पीएमसी ने संगीन गलतियों से लबरेज नताइज जारी क्यों किए हैं। पेपर से नताइज तक मुतनाज़ इक़दामात का जिम्मेदार कौन है? तलबा दोबारा नताइज की बजाय इम्तहानात का मुतालबा कर रहे हैं। क्या टेस्ट का दोबारा इनेकाद मुमकिन है? तलबा पीएमसी से चाहते क्या हैं? इस पर बात करेंगे। इस वक्त एमडी कैट की स्टूडेंट सहर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एमडी कैट रिजल्ट से आप लोग गैर मुतमईन क्यों हैं? इन्होंने पहले हमें फेयर रिजल्ट दिया ही नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपने मार्क्स बुक से या फिर किसी भी अकेडमी की की से कैलकुलेट किए थे, तो उनके ठीक है हम मानते हैं कि कोई गलती हो सकती है, उसमें 10-12 मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के 30 मार्क्स 40 मार्क्स कम हैं। तो इसका क्या किया जाए? अब पीएमसी ने कहा था कि वो हमें फेयर रिजल्ट देगी। नहीं, इसके कंपैरिजन के लिए पीएमसी ने आपको कोई की तो दी नहीं थी जिसके साथ आप उसको कंपेयर करें और फिर कहे कि हमारे इतने मार्क्स बनते थे। तो आप जब ये देखते हैं तो किसके साथ कंपेयर करते हैं उसको? लेकिन डिफरेंट अकेडमीज ने दी थी कि उन्होंने जाहिर है कुछ बुक से ही दे के दी होगी ना, उन्होंने गलत तो दी नहीं होगी। डिफरेंट अकेडमीज ने यानी आपका पहला मुतालबा ये है कि जितने मार्क्स आपके बनते थे उतने मार्क्स आपको नहीं दिए गए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है जी?
जी बिल्कुल। नंबर 2 के अभी के शो में वीसी पीएमसी ने कहा था सबसे पहले कि कोई एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी ज्यादा एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे। पंजाब के एमसीक्यूज तकरीबन 12 to 15 आउट ऑफ सिलेबस थे। इसी तरह केपी के 30 थे। केपी अच्छा, हमारे शो में वाइस चेयरमैन पीएमसी डॉक्टर अली रजा ने यह कहा था कि अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा एमसीक्यू तो वहीं पर स्टूडेंट क्लेम कर सकता है, मौके पे उसको रिजॉल्व करेंगे। क्या ऐसा हुआ? कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही हैं आपको कि वहां पर आपने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू था, आपने हैंड रेज किया और आपने कहा कि जी ये हमारे सिलेबस से बाहर है, इसे फौरी तौर पर देखा जाए, इसको डिलीट किया जाए, या कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? क्या मौके पे एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसी एक्सरसाइज हुई? जी नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म तो हमें दिया ही नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने कुछ बच्चों को दिया था लेकिन बाद में उनसे वापस ले लिया गया था। उन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं था दिया हमें। नंबर 3 क्या है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया है इस टेस्ट के अंदर। वो वहां पर मौजूद थे, प्रेजेंट थे, लेकिन उन्हें एब्सेंट मार्क किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ठीक है और ये पीएमसी के नॉलेज में भी है, जिसकी वजह से उन्होंने वेबसाइट से रिजल्ट रिमूव कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम इसको रीचेक करके अपलोड करेंगे। बहुत सी गलतियां हैं वहाँ पे और कुछ बच्चों के तो रोल नंबर पे नाम ही किसी और का है। कि कल मेरा ख्याल है वाइस चेयरमैन पीएमसीबी और पीएमसी की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बॉडी है, वो इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? उन्हें क्या अनाउंसमेंट्स करनी चाहिए, मुतालबात क्या हैं, ताकि पीएमसी जो है वो उसको देखे और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपकी तमाम तरह रिजर्वेशंस को अकोमोडेट किया जाए? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि एमडीकेट जो पेपर था वो तो फेयर हुआ नहीं, वो तो उन्होंने उसमें ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ा दी थी, वो तो फेयर हुआ नहीं। अब हमें कम से कम रिजल्ट फेयर दिया जाए और जो उन्होंने रीचेकिंग के लिए रिजल्ट कहा है वो बिल्कुल बच्चों को फेयर दिया जाए। उनका जो हक बनता है उनको उतने मार्क्स दिए जाएं, जैसा उनका पेपर हुआ था एग्जैक्ट वैसा ही दिया जाए और हमें की दी जाए पेपर के साथ, वेबसाइट पे हमारे पेपर के साथ हमें प्रोवाइड की जाए, ताकि हमें पता लगे कि हमारे वाकई ही इतने मार्क्स हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो बीएमसी को डिसॉल्व होना चाहिए और यूएचएस के अंडर हमारा पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बताइए कि आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि तकरीबन को 1.5 लाख का नंबर तो वो है जिन्होंने टेस्ट के अंदर अपनी अपीयरेंस शो की है। टोटल कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं या उनके साथ ऐसी एनोमलीज उन्होंने फेस की हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी? बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, तकरीबन हर बच्चा ही यही चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपका। सहर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। तलबा के मुतालबात अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये मुतालबात बहुत देर से किए जा रहे हैं। पीएमसी के वाइस चेयरमैन अली रजा हमारे साथ प्रोग्राम में आए, उन्होंने बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई, लेकिन वो तमाम तर यकीन दहानियाँ धरी की धरी रहेगी। अब पीएमसी की जानिब से कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड है, उसमें क्या दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में बरकी तवानाई से चलने वाली गाड़ियां कब और कैसे चलेंगी। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ना शोर होगा और ना ही धुआं, पेट्रोल महंगा हो या फिर सस्ता, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की भी फिक्र नहीं होगी। मकामी मार्केट में तेल की किल्लत का भी खदशा नहीं। अब पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन पर भी लाइनों में लगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब पाकिस्तान की सड़कों के किनारे चलते हुए मास्क और कानों में उंगलियां ठोसकर गुजरने की भी टेंशन से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और बड़े इनकलाबी मंसूबे की जानिब कदम बढ़ा दिए हैं। ये मंसूबा है काबिल तजदीद तवानाई का। इस मंसूबे के तहत कौम ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर देगी। ये मंसूबा जहां मुल्क की ज़र मुबादला बचाने का जरिया बनेगा, बल्कि इसके तहत पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो जाएगा। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की सड़कों पर शोर शराबे, धुएं और गर्द के बगैर गाड़ियां चलेंगी। ये गाड़ियां जो इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, चीन इन गाड़ियों के इस्तेमाल में अददी एतबार से सबसे आगे है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्वे में हर 1000 में से 56 अफराद को यह सहूलत मैसर है। कैलिफोर्निया में 14 है, नीदरलैंड में 9, स्वीडन में 8, अमेरिका में 4, जबकि चीन में 2 अफराद इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हील का 47% चीन में इस्तेमाल हो रहा है। यकीनन ये खुशगवार एहसास है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत माहौल दोस्त गाड़ियां चलेंगी। इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या है, पॉलिसी पर अमल दरामद कैसे होगा, इन सवालात का जवाब भी आपके सामने रखते हैं। इस पॉलिसी के तहत
पहले मरहले में मोटरसाइकिल, रिक्शा, बसेस, ट्रक और दूसरे मरहले में कारें बिजली पर चलेंगी। पॉलिसी पर अमल दरामद से बतदरीज 70% पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। हुकूमत के मुताबिक 2030 तक 5 लाख से 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां शाहराहों पर लाई जाएंगी और साल 2030 तक मुल्क में 30 से 40% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल करने का हदफ दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुकूमत कंपनीज को मराद इस पॉलिसी के कुछ अहम नकात आपके सामने रखते हैं। इस पॉलिसी के तहत अगले 4 सालों में 1 लाख गाड़ियों को बरकी टेक्नोलॉजी पर लाया जाएगा, जबकि इसी दौरान 5 लाख मोटरसाइकिल और रिक्शे बिजली पर चलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पुर्जों की दरामद पर 1% कस्टम ड्यूटी होगी, जबकि पाकिस्तान में बनने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर 1% GST लगाया जाएगा। पाकिस्तान में बनने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स नहीं आयद होगा। इनके लिए खास रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मुतारिफ कराई जाएंगी। 2 साल के लिए इस्तेमालशुदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर 15% टैक्स ड्यूटी होगी। पहले मरहले में 3000 CNG स्टेशन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यूनिट्स नस्ब किए जाएंगे। साल 2030 तक मुल्क की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर लाकर तेल के दरामदी बिल में $2 अरब की बचत का तखमीना लगाया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स बनाने की तजवीज़ दी गई है। यकीनन हुकूमत का यह कदम इंतहाई बरवक्त और हौसला अफजा है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया माहौलियाती तगरीर से परेशान है। दुनिया काबिल तजदीद तवानाई की जानिब बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान भी इस सिलसिले में ताखीर करेगा तो इसका नुकसान आने वाली नस्लों को उठाना पड़ेगा। बरवक्त फैसला है और खुशाइन फैसला है। उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस फैसले पर अमल दरामद भी होता हुआ दिखाई देगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।